आज हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण के द्वारा, यानी पढ़ेंगे दोनों गोलीय दर्पण के द्वारा। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के, उत्तल एवं अवतल। एक बार रिकेप करते हैं उसको कि अगर जिस दर्पण की परावर्तन सतह अंदर की ओर है वो अवतल, और जिसकी बाहर की ओर है वो उत्तल। क्या? उत्तल यानी कॉन्वेक्स, उभरा हुआ और धंसा हुआ। अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब के बनने की 6 स्थितियां हैं। कितनी स्थितियां हैं बेटा? 6 स्थितियां हैं। वो स्थितियां कौन सी हैं? जब वस्तु अनंत पे हो, जब वस्तु मुख्य अक्ष पे हो लेकिन वक्रता केंद्र से दूर हो। तीसरी स्थिति, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में हो। पांचवी स्थिति, जब वस्तु मुख्य फोकस पे हो। एंड द लास्ट वन इज जब वस्तु फोकस और मूल बिंदु के मध्य हो। फोकस और मूल बिंदु के मध्य हो। एक चीज का विशेष ध्यान रखेंगे बेटा, जैसे जैसे हम दर्पण के करीब होते जाएंगे वैसे वैसे प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? बड़ा होता जाएगा। और जैसे जैसे दर्पण से दूर होते जाएंगे प्रतिबिंब क्या होगा? छोटा होता जाएगा। जब भी आपको प्रतिबिंब सीधा मिलेगा, क्या मिलेगा? सीधा मिलेगा, तो वो कैसा प्रतिबिंब होगा? आभासी प्रतिबिंब होगा। कैसा प्रतिबिंब होगा? आभासी प्रतिबिंब होगा। जब भी आपको प्रतिबिंब सीधा मिलेगा तो वो कैसा प्रतिबिंब होगा? आभासी होगा। और जब भी आपको प्रतिबिंब वस्तु से उल्टा मिलेगा तो वो कैसा होगा बेटा? वास्तविक होगा। कैसा होगा? ठीक है, पहली स्थिति पढ़ते हैं, जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु कहां पे हो? अनंत पर हो। अनंत का आशय बेटा, अनंत का आशय क्या हुआ बताओ? अरे नहीं बेटा, गणितीय रूप में अनंत किसे कहेंगे? जब वस्तु वक्रता केंद्र से बहुत दूर हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र से, अब अनंत का आशय क्या हुआ कि सूर्य की दूरी अनंत है? नहीं, उसको भी नापा जा चुका है। चंद्रमा की दूरी अनंत है? नहीं। अर्थात वस्तु बहुत दूर है जिसको सामान्य पैरामीटर से आप ना नाप सकते हो, स्केल से ना नाप सकते हो, फीते से ना नाप। जैसे 50 मीटर की दूरी पे है, 20 मीटर की दूरी पे है, तो और लेंस का फोकस 5 सेंटीमीटर का है, वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर की है और वस्तु 20 सेंटीमीटर दूर रखी है, तो वहां पे कहेंगे वस्तु कहां पे है? अनंत पे है। वस्तु कहां पे है? अनंत पे है। मान लेते हैं ये हमारा क्या है बेटा? कोई अवतल दर्पण। क्या है? अवतल दर्पण है कोई। ठीक बेटा, मान लेते हैं ये क्या है? कोई, ये रहा उसका मुख्य अक्ष, कुछ ऐसे होकर जाएगा दर्पण के बीचों बीच से। ये रहा उसका मुख्य अक्ष यानी पोल, ये हो गया आपका पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ये हो गया फोकस, और ये क्या हो गया बेटा? वक्रता केंद्र। क्या हो गया? वक्रता केंद्र। अब कोई वस्तु दर्पण से बहुत दूरी रखी हुई है। कोई वस्तु है ए बी। वस्तु क्या है बेटा? ए बी। कोई वस्तु दर्पण से काफी दूरी पे रखी गई है। कोई वस्तु जो ए बी है दर्पण से काफी दूरी पे रखी गई। अनंत कहां से? बहुत दूरी पे है। इतनी दूरी नहीं कि नापी ना जा सके, लेकिन दर्पण के वक्रता, जो उसकी वक्रता त्रिज्या है उसके परिमाप से कई गुना ज्यादा है। 100 गुना ज्यादा है, 20 गुना ज्यादा है, 50 गुना ज्यादा। तो इसलिए कहते हैं कि वस्तु अनंत पे है। वस्तु कहां पे है? अनंत पे है। अब हम लोगों ने पहली स्थिति, मैंने आपको अवतल दर्पण के द्वारा प्रकाश के परावर्तन की किरणें कैसे परावर्तन, मैंने पहली स्थिति आपको यह बताई थी बेटा कि जब कोई किरणें, चूंकि वस्तु अनंत पे है तो प्रकाश की किरणें भी अनंत से तो होके आएंगी। तो जब कोई भी प्रकाश की किरण अवतल दर्पण पे अनंत से आके गिरती है तो वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से होके जाती है? फोकस से होके जाती है। कहां से होके जाती है बेटा? फोकस से होके जाती है। तो इस वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा बेटा? फोकस पे बनेगा। जहां पे दो किरणें एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, या तो मतलब काटते हुए प्रतीत होंगी अथवा काटेंगी, वहीं पे उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। वहीं पे उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक बेटा, आई बात समझ में? तो अब कोई किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो जब कोई वस्तु अनंत पे थी तो उससे चलने वाली किरणें क्या हुई? अनंत से आई, जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या मुख्य फोकस से होके गई। तो जहां पे दोनों किरणों ने काटा एक दूसरे को, वहां पे वस्तु का प्रतिबिंब बन गया। भाई प्रतिबिंब वही ना बनेगा जहां पे किरणें काटेंगे एक दूसरे को। तो प्रतिबिंब आपका कहां बन रहा है? फोकस पे बन रहा है। अब आपसे कोई पूछे कि प्रतिबिंब की स्थिति कहां पे है,
तो प्रतिबिंब की स्थिति यानी स्टेटस या स्थिति लिखो। स्थिति कहां है बेटा प्रतिबिंब की? फोकस पर। कहां बेटा? फोकस पर। आकार कैसा है? बिंदु के आकार का। वेरी गुड। कैसा है बेटा? बिंदु के आकार का। और प्रकृति कैसी है? वास्तविक। प्रकृति कैसी है बेटा? वास्तविक है। क्यों वास्तविक है? क्योंकि किरणें वास्तव में काट रही हैं ना, और जब आभासी किरणें होती हैं तब डॉटेड लाइन से दिखाते हैं ऐसे ऐसे। क्यों बेटा? देखा होगा ना। अगर किरणें सीधी रेखा से प्रदर्शित करी गई हैं तो इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? वास्तविक बन रहा है। और अगर डॉटेड लाइन से दिखाई गई है तो कैसे बन रही है? आभासी बन रही है। बेसिक सी चीज है। ठीक बेटा? तो ये पहली स्थिति है। पहली स्थिति क्या है? जब कोई वस्तु अनंत पर होती है अवतल दर्पण के सामने, तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है बेटा? फोकस बिंदु पर। कहां बनता है बेटा? फोकस बिंदु पर। आकार कैसा होता है प्रतिबिंब का? बिंदु के आकार का होता है। कैसा होता है? और प्रकृति कैसी होती है? वास्तविक होती है। अब चूंकि ये एक पॉइंट है तो ना तो उल्टा कह सकते हो ना ही सीधा कह सकते हो। इसी स्थिति का इस्तेमाल करके टॉर्च लाइट वर्क करती है। टॉर्च लाइट इसी स्थिति का इस्तेमाल करके काम करती है। जो आपके वाहनों में अग्रदीप लगे होते हैं वो भी इसी स्थिति पे काम करते हैं, जिससे प्रकाश किरणें बहुत दूरी तक भेजी जा सकती हैं। अभी वो भी बता रहे हैं। ठीक है बेटा? तो ये स्थिति समझ में आई। नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट वन क्या है बेटा? जब वस्तु मुख्य अक्ष पर हो। जब वस्तु कहां पे हो बेटा? मुख्य अक्ष पे हो लेकिन सी से दूर हो। वक्रता केंद्र से क्या हो? दूर हो। वक्रता केंद्र से क्या हो बेटा? दूर हो। जब वस्तु P पर हो, P पर हो किंतु C से दूर हो। किंतु C मने कहें तो वक्रता त्रिज्या। वक्रता, अच्छा, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र। ध्यान से सुना करो बेटा। ठीक है? फिर मानते हैं ये हमारा कोई क्या है? अवतल दर्पण है। क्या है बेटा? अवतल दर्पण है। ये रहा इसका मुख्य अक्ष P, ये रहा पॉइंट O। इस पॉइंट को बेटा हम लोग P लिख सकते हैं। ठीक है? ये रहा हमारा F, ये रहा हमारा C, और ये रही वस्तु। ये वस्तु क्या रही? AB। वस्तु क्या रही बेटा? AB। अब एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर, एक किरण मुख्य अक्ष के, और दूसरी वक्रता केंद्र से। दूसरी कहां से? तो जो किरण वक्रता केंद्र से जाती है वो अपना वही रास्ता ट्रेस करती है, दोबारा उसी रास्ते वापस आ जाती है। क्यों? चूंकि वक्रता केंद्र से डाली गई रेखा वक्रता त्रिज्या होती है, और त्रिज्या सदैव आवृत्ति के परिधि पर लंब होती है। बेसिक सा रूल है। और दूसरी किरण कहां से आएगी बेटा? फोकस से आएगी। कहां से आएगी बेटा? फोकस से आएगी। तो अब किरणें यहां काट रही है ना एक दूसरे को, तो अब प्रतिबिंब कहां बनेगा? C और F के मध्य बनेगा। C और F के, अगर वस्तु A है तो प्रतिबिंब क्या होगा? A डैश B डैश होगा। प्रतिबिंब क्या होगा बेटा? A डैश B डैश होगा। अब देखिए कायदे से देखा जाए तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां है? C और F के मध्य है। C और F के, यानी जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र से दूर मुख्य अक्ष पर रखी जाएगी तो उस वस्तु के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के मध्य बनेगा। फोकस बिंदु के मध्य बनेगा। वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वस्तु के आकार से छोटा होगा, वास्तविक होगा तथा उल्टा होगा। वास्तविक होगा तथा, चूंकि ये डॉट इसके नीचे है तो हम एरो नीचे की ओर लेके आएंगे। ठीक बेटा? लिखते हैं। अब चाहो तो लिखो, चाहे आप आराम से समझ जाओ। ठीक है बेटा? दूसरी स्थिति क्या है? जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो, सॉरी मुख्य अक्ष पर हो किंतु वक्रता केंद्र से दूर हो। वक्रता केंद्र से अनंत क्या है? जब वक्रता केंद्र से बहुत दूर हो। वक्रता केंद्र से, तो वो कौन सी स्थिति है? अनंत की स्थिति है। लेकिन मुख्य अक्ष पे है तो वो क्या हो गया? वक्रता केंद्र से दूरी पे है। और जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र से दूरी पे होती है, मुख्य अक्ष पर होती है, तो अवतल दर्पण के द्वारा उसका प्रतिबिंब वस्तु के आकार से छोटा, उल्टा, वास्तविक तथा C और F के मध्य बनता है। C और F के, इज दैट क्लियर? कोई समस्या? तीसरी स्थिति देखते हैं।
जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। जब वस्तु कहां पे हो बेटा? वक्रता केंद्र पर हो। जब वस्तु कहां पे हो बेटा? वक्रता केंद्र। जब वस्तु सी पर हो। ये हमारा रहा दर्पण। क्यों? आप लोग प्रैक्टिसाइज कर लीजिए, बढ़िया से अभ्यास कर लीजिए इन सब चीजों का, जिससे आप लोगों के हाथ में भी फिगर बहुत बढ़िया बने। ठीक है बेटा? आप लोग अक्सर अमेज हो जाते हैं, सर जी आपका फिगर बहुत बढ़िया बन रहा है। बेटा प्रैक्टिस है तो बढ़िया बन रहा है, आप हमसे भी बढ़िया बना सकते हो प्रैक्टिस करके। क्यों? है कि नहीं? हाँ, तो ऐसे आप प्रैक्टिस करते रहिए और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए। ये नहीं कि सर जी ने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, हम भी पट्टी प्रकार लिख, नहीं, स्टेप टू स्टेप जब आप फॉलो करेंगे कि कैसे पहले दर्पण ड्रॉ किया जाता है, फिर कैसे रेखाएं चलती हैं, तो आपको आसानी समझ में आ जाएगी। ठीक बेटा? जब वस्तु कहां पे हो? वक्रता केंद्र पे हो। कहां पे हो बेटा? ये वस्तु ए बी है। वस्तु क्या है बेटा? ए बी है। अब एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर और दूसरी किरण मूल बिंदु पे। दूसरी किरण कहां पे बेटा? मूल बिंदु पे। और तीसरी आप चाहो तो फोकस से भी डाल सकते हो। तीसरी आप चाहो तो फोकस से भी डाल सकते हो, अगर आपकी इच्छा है तो। अब ये जिस रास्ते गई उसी रास्ते क्या हो जाएगी? लौट आएगी। जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर चली है वो क्या होगी? फोकस से होकर, अरे बहुत दूर हो गया जी ये तो। वो कहां से होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। अब ये है किरण कुछ यहाँ पे बेटा काटेगी। जो जो प्रतिबिंब की स्थिति है बेटा, वो कहां पे आके बनेगी प्रतिबिंब? जो हमारा प्रतिबिंब कहां बनेगा? सीधा वक्रता केंद्र के नीचे। वक्रता केंद्र के नीचे बनेगा हमारा प्रतिबिंब। क्योंकि अगर हम लोग स्केल का इस्तेमाल करेंगे बोर्ड पे तो एग्जैक्ट वही बनेगा। अगर आप लोग पटरी वगैरह का इस्तेमाल करेंगे बढ़िया से एंगल्स को नाप के, तो आप पाएंगे कि उसी वस्तु के आकार का ही प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के ठीक नीचे बन रहा है। वक्रता केंद्र के ठीक नीचे बन रहा है। यानी जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी जाएगी बेटा, तो उससे जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां पे बनेगा? वक्रता केंद्र के ठीक नीचे। वक्रता केंद्र के वस्तु के समान आकार का, वस्तु के समान आकार का, और उल्टा बनेगा तथा वास्तविक। उल्टा तथा वास्तविक। पहली स्थिति में अनंत पे था तो फोकस पे बना। दूसरी स्थिति में जब हम लोग मुख्य अक्ष पे आए, दर्पण से दूर गए, तो फोकस से थोड़ा यहां बना। वक्रता केंद्र पे आ गया तो यहां बन गया। अगर आप बहुत क्लोजली इसको एनालाइज करें, बहुत ध्यान से अगर इसको देखें बेटा, तो जैसे जैसे हम दर्पण की ओर बढ़ते जा रहे हैं, प्रतिबिंब क्या हो रहा है? दूर होता जा रहा है ना। पहले फोकस पे बना, फिर सी और एफ के बीच में बना, अब सी पे बना, अब यहां बनेगा, फिर अनंत पे बनेगा, फिर क्या होगा? अनंत पे बनेगा। ठीक है? तो जैसे जैसे आप वस्तु को दर्पण के करीब लेते जाएंगे, जैसे जैसे आप वस्तु को दर्पण के करीब लेते जाएंगे, प्रतिबिंब क्या होगा? दर्पण से दूर बनता जाएगा। प्रतिबिंब क्या होगा? दर्पण से दूर बनता जाएगा। और प्रतिबिंब का आकार भी क्या होगा? बड़ा होता जाएगा। प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? पहले हमने देखा बिंदु के आकार का था, उसके बाद थोड़ा और बड़ा हुआ, अभी वस्तु के समान आकार का बन रहा है। ठीक है बेटा? आई बात समझ में? तो जैसे जैसे आप दर्पण के पास जाएंगे वैसे वैसे प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? बड़ा होता जाएगा। ठीक है? तीसरी स्थिति क्या है बेटा? जब कोई वस्तु, हाँ बेटा वास्तविक बना है प्रतिबिंब। ठीक है? जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी जाती है तो उसके द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब ठीक वक्रता केंद्र के नीचे बनता है। ठीक वक्रता केंद्र के नीचे बनता है, वस्तु से समान आकार का बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। आई बात समझ में? ठीक। चौथी स्थिति है बेटा, जब वस्तु सी और एफ के मध्य हो। सी और एफ के मध्य हो। ठीक? ये दूसरी स्थिति का उल्टा है। जब वस्तु सी से दूर थी तो प्रतिबिंब कहां बन रहा था? सी और एफ के मध्य बन रहा था। और जब वस्तु सी और एफ के मध्य आ गई है तो प्रतिबिंब सी से दूर बनेगा। उसी स्थिति का उल्टा हो गया। उसी स्थिति क्या हो गया बेटा? उल्टा हो गया। ये देखो, ये रहा आपका दर्पण, ये रहा आपका पॉइंट पी, ये रहा एफ, ये रहा सी, ये रही कोई वस्तु। जब वस्तु सी और एफ के मध्य हो, सी और, चीजें समझ में आ रही है ना बेटा? हाँ, जब वस्तु सी और एफ के मध्य हो, ठीक है, वही बीच में हो, ये वस्तु आपकी ए बी है। ऐसे स्टेप टू स्टेप कर, बहुत आसान होता है। सबसे आसान फिजिक्स में यही चैप्टर है। लोगों को लगता है कटे, लेकिन बहुत इजी है, क्योंकि इसमें पूरा पूरा जो सिस्टम है, खाली आपकी स्केल, प्रोटेक्टर और आपका कंपास, मतलब पटरी प्रकार चांदा का इस्तेमाल बढ़िया आता है, तो बड़े आराम से आप किरण आरेख बना ले जाओगे,
कोणों को नापना जानते हो तो आपको एंगल आई एंगल आर में कहीं आपसे गलती नहीं होगी और बड़े आसानी से आप अच्छे नंबर, इस चैप्टर के नंबर नहीं कटेंगे आपके। ठीक है बेटा। अब एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर और दूसरी कहां से बताओ? दूसरी फोकस से। दूसरी कहां से बेटा? फोकस से। तो फोकस से चलने वाली किरण क्या होगी बेटा? समांतर हो जाएगी। क्या? समांतर नहीं, समांतर। और ये किरण कहां से? ये देखो, तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है? सी से दूर मुख्य अक्ष पे। सी से दूर मुख्य। दूसरी स्थिति का उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? जब वस्तु कहां पे थी? सी से दूर थी, तो प्रतिबिंब बन रहा था सी और एफ के मध्य। जब वस्तु सी और एफ के मध्य चली गई तो प्रतिबिंब कहां चला गया? सी से दूर लेकिन मुख्य अक्ष पे। सी से दूर लेकिन मुख्य अक्ष पे। तो इससे अब देखिए, फिर अब प्रतिबिंब कैसा है? वस्तु के आकार से बड़ा है। वस्तु के आकार से क्या है बेटा? फिर वही जो मैंने बताया था कि जैसे जैसे दर्पण के करीब जाएंगे वस्तु का, अब प्रतिबिंब का आकार बड़ा होता जाएगा ना। देखिए आपके सामने चीजें चले धीरे धीरे। जब वस्तु C और F के मध्य होती है, जब वस्तु C और F के, C कहें तो वक्रता केंद्र, F कहें तो मुख्य फोकस, ये दिमाग में रखिएगा बेटा। ठीक है। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य होती है तो उससे बनने वाला प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से दूर मुख्य अक्ष पे बनता है। वक्रता केंद्र से दूर मुख्य अक्ष पर बनता है। आकार वस्तु से प्रतिबिंब का बड़ा होता है और प्रतिबिंब उल्टा बनता है तथा वास्तविक बनता है। उल्टा बनता है तथा वास्तविक बनता है। ठीक बेटा, आई बात समझ में? ठीक। पांचवी स्थिति, ये चौथी है ना बेटा। पांचवी स्थिति, जब वस्तु फोकस पे हो। अब पहली स्थिति का उल्टा हो जाएगा। अब किसका उल्टा हो जाएगा? पहली स्थिति का उल्टा हो जाएगा। कैसे? वो देखते हैं। हाँ देखो, ये रहा आपका फिर वही पुराना सिस्टम दर्पण। ये रहा आपका मुख्य अक्ष, ये रहा पॉइंट P, ये रहा पॉइंट F, ये रहा पॉइंट C। ये रही कोई वस्तु, ये रही कोई वस्तु। बहुत सिंपल है। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर चली, जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से होके गई? फोकस से होके गई। दूसरी यहां पे आई, वो इधर चली गई। दोनों किरण, अब दोनों किरणों को अगर हम आगे बढ़ाएं, इधर भी लिख रहे हैं बेटा। और देखो तीसरे के बाद सीधा पांचवा आ गया। ठीक है। जब वस्तु C पर हो, जब वस्तु कहां पे हो बेटा? सॉरी, F पर हो। जब वस्तु कहां पे हो बेटा? F पर हो। अब फोकस पे जब कोई वस्तु हो, जैसे हमने पढ़ा था जब कोई वस्तु अनंत पे है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बन रहा है। तो फोकस पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पे। माने जहां से देखोगे वहीं से दिखाई देगा। कहने का आशय क्या हुआ कि अगर दर्पण के एकदम करीब जाओगे तो वहां से भी आपको दिखाई देगा। अनंत का आशय ये नहीं हुआ कि अनंत पे जाके कहीं बन रहे ना। जहां से भी आप देखेंगे उस वस्तु के, अगर कोई वस्तु किसी भी गोलीय दर्पण के फोकस बिंदु पे रखी हुई है, किसी भी गोलीय दर्पण के फोकस बिंदु पे रखी गई है, तो आप जहां से देखना चाहेंगे वहां से उस वस्तु का प्रतिबिंब आपको दिखाई देगा। क्योंकि प्रतिबिंब क्या है? हर पॉइंट पे बन रहा है। प्रतिबिंब क्या है? क्योंकि किरणें क्या हो रही है? एक दूसरे के समांतर हो जा रही है। किरणें क्या हो रही है बेटा? एक दूसरे के समांतर हो जा रही हैं। ठीक है। तो इस वस्तु के द्वारा प्रतिबिंब कहीं भी, इसके प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जब वस्तु फोकस पे रखी जाती है बेटा, तो उसके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब को हम पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और जब किसी वस्तु के प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता है तो उसकी प्रकृति में हम क्या लिख सकते हैं? अपरिभाषित। क्या लिखते हैं बेटा? क्योंकि भाई जब कहीं कोई चीज मिलेगी, उसका अस्तित्व होगा, तब तो उसके बारे में कुछ लिखोगे। यहां खड़े हैं तो भी प्रतिबिंब हमको उतना बड़ा दिख रहा है, वहां से देख रहे हैं तो भी उतना बड़ा दिख रहा है। तो जब जितने लोग, प्रतिबिंब की उतनी स्थितियां हैं। मैं कहूंगा वो भी मिथ्या है, आप कहोगे वो भी मिथ्या है, आप कहोगे वो भी नहीं, हमको ऐसा दिख रहा है, आप कहोगे नहीं सर हमको ऐसा दिख रहा है, मैं कहूँ नहीं बेटा हमको ऐसा दिख रहा है। तो तीन लोगों का मत एक साथ अलग अलग है, तो इसका मतलब क्या है कि वो प्रतिबिंब की स्थिति अपरिभाषित है। क्या है बेटा? स्थिति क्या है? अनंत है। स्थिति क्या है? अनंत है। लेकिन उसका आकार, उसकी आकृति और उसकी प्रकृति कि उल्टा है कि सीधा है कि वास्तविक है क्या, ये क्या है? अपरिभाषित है। ये क्या है बेटा? अपरिभाषित है। बहुत स्टैंडर्ड रूप में कह सकते हैं कि इसका प्रतिबिंब कैसा है? आभासी है। कैसा है? क्यों आभासी है? क्योंकि ये कहीं भी बनता हुआ प्रतीत हो जाता है। कहीं भी बनता हुआ प्रतीत हो जाता है, इसलिए कह सकते हैं कि आभासी है।
अदरवाइज इसके प्रतिबिंब की अगर कोई वास्तव में पूछे क्या है तो भैया अपरिभाषित है, क्या है या अनिश्चित है। ठीक है, क्योंकि जब एक ही मूल गुण के जब कई सारी परिभाषाएं निकलने लगे, कई सारे तथ्य निकलने लगे, तो वो क्या होती है विज्ञान के दृष्टिकोण से अनिश्चित होती है, अपरिभाषित होती है कि इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। ठीक बेटा, तो जब कोई वस्तु फोकस पे रखी जाती है, जब कोई वस्तु कहां रखी जाती है, फोकस पे रखी जाती है, तो उससे बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है बेटा, अनंत पे बनता है। कहां बनता है, अनंत पे बनता है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? ठीक। छठी एंड द लास्ट वन, जब वस्तु कहां पे हो बेटा, F और P के मध्य हो, F और P के मध्य अथवा F और O के मध्य। एनसीईआरटी में आपको लिखेगा F और O के मध्य मिलेगा, कहीं कहीं F और P के मध्य लिखा रहता है, कहीं के लिखा रहता है कि मूल बिंदु के मध्य, फोकस और मूल बिंदु के मध्य हो, फोकस और मूल बिंदु के। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, इसका मतलब दर्पण और फोकस के मध्य है, दर्पण और फोकस के। इतना दिमाग में रखना कि चाहे मूल बिंदु कह दे, चाहे O कह दे, चाहे P कह दे, कहां है, दर्पण और फोकस के मध्य है। दर्पण और फोकस के कहां है बेटा, मध्य में है। तो जब वस्तु F और P के मध्य हो, F और P के, अब हमने यहाँ पे P लिख दिया, किसी किताब में आपको O लिखा मिल सकता है, किसी में दर्पण लिखा मिल सकता है। ठीक है बेटा, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है बेटा, ये देखिए, ये रहा आपका दर्पण, ये क्या रहा आपका बेटा, कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। ये देखिए, ये रहा आपका पॉइंट P, ये रहा आपका पॉइंट F, ये रहा आपका पॉइंट C। वस्तु कहां पर रखी हुई है, ये रखी हुई है। ठीक बेटा, एक किरण चली ऐसे, ये वस्तु AB है, वस्तु क्या है बेटा, AB है। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर चली, वो कहां से होके गई, फोकस से होके गई। कहां से होके गई, फोकस से होके गई। दूसरी कहां गिरी, मूल बिंदु पे गिरी। कहां गिरी, जो ऐसे होके गई। अगर आप बहुत ध्यान से देखें बेटा, तो ये किरणें अपसारित हो रही है ना, फैल रही कि नहीं फैल रही है। तो अगर इनको डॉटेड लाइन से आगे बढ़ाएं ऐसे, तो ये कहीं इस बिंदु पे काटती हुई मिलेंगी ना बेटा, कि नहीं मिलेंगी। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, जहां पे किरणें आभासी रूप से काटेंगी, जहां पे किरणें आभासी रूप से। भाई अब ये चीज हो सकता है थोड़ा सा आपको जिगल करे कि सर जी आपने भी इससे पहले वाले में ऐसे लाइन नहीं मिलाई, इसमें आप लाइन मिला दे रहे हैं। चीज दिमाग में आ रही है ना बेटा, कि सर जी वहां पे तो आपने नहीं मान के वहां लाइन काट दिया, इसमें आप लाइन मान के काट रहे हैं, ये कहां का न्याय हुआ। न्याय इसलिए नहीं हुआ बेटा, क्योंकि वहां पे जो दो लाइनें थी वो पैरेलल हो जा रही थी। क्या हो जा रही थी, पैरेलल हो जा रही थी। पैरेलल माने समांतर, और समांतर रेखा का नियम होता है कि ये अनंत पर भी नहीं मिलेंगी। समांतर रेखाएं एक दूसरे को किसी भी बिंदु पे नहीं मिलती। समांतर रेखा का सामान्य नियम क्या है कि दो रेखाओं के मध्य की बीच की दूरी तीन बिंदुओं पर समान होनी चाहिए। मान लिया इस पे कोई बिंदु है A B C, बिंदु A बिंदु B बिंदु C, इस पे कोई बिंदु D E और F है। यदि इनके बीच की दूरी तीन बिंदुओं पर समान है, AD इजकल टू BE इजकल टू CF, तो ये रेखा क्या होगी बेटा, समांतर होगी। क्या होगी, समांतर होगी। ये सामान्य ट्रिक है समझने की। कोई लाइन अगर खिंची हुई है तो कैसे मान ले पैरेलल है, लेकिन अगर इस लाइन को देखें हम बेटा, अगर हम इस लाइन को देखते हैं, ये जो दो लाइन निकली है, एक ऐसे जा रही है, कैसे जा रही है ना। अब इस पे तीन बिंदु मानो, A B C D E F, तो क्या तीनों की दूरी समान है, नहीं समान है ना। तो इसका मतलब ये कौन सी रेखा है, अपसारी रेखा है। क्या है, ऐसे फैल रही है। तो कोई भाई दो लोग अगर इस रास्ते चले तो कहीं ना कहीं से स्टार्ट तो किए होंगे, मान लेते हैं। तो वही जब इस बीम को हमने ऐसे देखा कि ना, अगर ये क्या हो डाइवर्ज हो रही है तो किसी पॉइंट से तो इसका ओरिजिन होगा, एज्यूम करते हैं, मानते हैं। तो हम डॉटेड लाइन से बढ़ाते हैं और फिर हमें जाके एक बिंदु प्राप्त होता है, आभासी बिंदु प्राप्त होता है, ऐसा कि हाँ हो सकता है अगर ये मिरर ना हो तो ये रेखाएं इस बिंदु से चली होंगी, ये रेखाएं या ये किरणें इस बिंदु से चली होंगी। वहीं पे हमको उस वस्तु का क्या प्राप्त होता है, प्रतिबिंब प्राप्त होता है। वहीं पे उस वस्तु का क्या प्राप्त होता है बेटा, प्रतिबिंब प्राप्त होता है। डॉक्टर्स इसी सिद्धांत का इस्तेमाल करके हमारे दांत के अंदर की चीजों को देखते हैं। भाई दांत के अंदर की छोटी सी कमी होती है ना, लेकिन डॉक्टर एक अवतल दर्पण डालते हैं तो वो चीज हम बहुत बड़ा करके देख लेते हैं। अभी हमने बताया था आपको पहले। ठीक है बेटा, अब वस्तु ए बी है और प्रतिबिंब क्या है, ए डैश बी डैश है ना, तो आपको समान तौर पर दिख रहा है।
कि वस्तु के आकार से प्रतिबिंब क्या है, बहुत बड़ा है। आवर्धित प्रतिबिंब कैसा है, मतलब बहुत बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। ठीक है, सीधा मिल रहा है। कैसा मिल रहा है, तो ये क्या होगा, वास्तविक होगा कि आभासी होगा, आभासी होगा। वास्तविक होगा क्या होगा, आभासी होगा। ठीक बेटा, कोई दिक्कत? ये 6 स्थितियां अवतल दर्पण के द्वारा आपको समझ में आई, आ गई ना बेटा? ठीक, उत्तल दर्पण की स्थितियां नेक्स्ट लेक्चर में।